की बात पे ही होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसका एविडेंस बिलीवेबल है तो एक ही विटनेस काफी है। और फॉरेंसिक के अंदर सीमेन भी मिल जाए उसकी बॉडी में तो उसको फिर कंसेंशुअल सेक्स ही तो माना जाएगा, रेप नहीं माना जाएगा। सच्चाई भी हो सकती है और है भी शायद कुछ हद तक, लेकिन मैरिटल रेप वहीं क्यों आ रहा है जहां पर मैरिज सक्सेसफुल नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पहले कोई ऑफेंस ही नहीं था, तो अब बन गया। तो इसीलिए जब तक कानून नहीं होगा तो उसका कोई उपाय भी नहीं हो सकता। और हमारा सिस्टम भी टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ बढ़ेगा। अभी रूल ऑफ लॉ सिर्फ मैं समझता हूँ कागज में या बोलने के लिए, रूल ऑफ लॉ से हम बहुत बहुत The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या बख्शी और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल्स एंड बेल प्रोसीडिंग्स पे। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश के एक जाने माने व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर दविंदर पाल सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, ऑब्वियसली आप इतने सालों का आपका क्रिमिनल केसेस में एक्सपर्टाइज रहा है, तो सबसे पहले जानूंगी कि क्रिमिनल ट्रायल्स के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? देखिए, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर पहले एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज होता है जिस दिन केस रजिस्टर होता है, और जब चार्जशीट फाइल होती है तो वो है एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। चार्जशीट फाइल होने के बाद और चार्ज होने से पहले, लगने से पहले एक इंक्वायरी की स्टेज होती है, इंक्वायरी फॉर अ ट्रायल। और जब चार्ज लग जाता है उससे लेके केस के फैसले तक वो ट्रायल का स्टेज होता है। और उसके बाद फिर अपील जो प्रोसेस होता है वो पोस्ट ट्रायल होता है। तो ये अलग अलग फेज और अलग अलग स्टेजेस हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। किसी भी ऑफेंस के जो इन्वेस्टिगेट होता है, फिर ट्राई होता है, और उसके बाद उस पर फैसला जो भी आए। तो ये स्टेजेस होती हैं। तो इस स्टेजेस में इन्वेस्टिगेशन का स्टेज, अगर आप कानून के दायरे में उसके डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस आपका ओरल होता है, जैसे विटनेस को बुलाया, उससे सवाल जवाब किए, उसने जो बताया वो ओरल हो गया। और एक डॉक्यूमेंट्री होता है, कोई दस्तावेज हैं, कोई और कागज़ वगैरह जो इकट्ठे होते हैं या कुछ भी मटेरियल इकट्ठा होता है, उसको हम डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं ट्रायल के पर्पस के लिए। तो ये दो तरीके से एविडेंस कलेक्ट होता है। इस एविडेंस को कलेक्ट करते टाइम दो तरह की चीज़ें आती हैं कि एक जो अहम है किसी भी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी इकट्ठी होती हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं या दस्तावेज होते हैं या कोई भी मटेरियल इकट्ठा होता है जो आईओ समझता है कि ये किसी भी ट्रायल के लिए आवश्यक ही नहीं है। तो फिर दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। एक जिस पे वो रिलाय करता है स्टेटमेंट्स के ऊपर भी, मौखिक जो स्टेटमेंट्स होती हैं, बयान होते हैं जो मौखिक, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो विटनेस जिनके ऊपर वो रिलाय करना चाहता है उसको लिस्ट ऑफ विटनेसेस में डालता है चार्जशीट में, और जिनको वो डॉक्यूमेंट्स पे जिस पे रिलाय करना चाहता है, जिस पे वो केस आधारित रखना चाहता है, जिससे वो सोचता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ अपना केस, उसको रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। लेकिन आज जो लॉ में जो एक डिफरेंस आया वो आया सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से, जिसने कहा कि नहीं, आप जो भी सामान इकट्ठा करते हैं, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन के टाइम करते हैं, उसका अधिकार है दूसरे साइड अक्यूज्ड को जानने का कि क्या और था जिस पे आपने रिलाई नहीं किया, लेकिन था क्या। तो उसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जिसकी भी आज लिस्ट देनी पड़ती है। उसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता। लिस्ट ऑफ विटनेसेस जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर नहीं रिलाई किया, वो भी दिया जाना अब आवश्यक हो गया है। और इसकी बाद ट्रायल शुरू होती है। तो ये एक मोटा मोटा समीकरण है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं
वो अलग है, जैसे आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो इन्हीं को कहते हैं या फिर वो अलग चीजें? सर्कमस्टांशियल एविडेंस वो होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, तो जो भी हमारे बीच में वार्तालाप है या कुछ भी बात होती है, अगर मैं आपको कुछ अभद्र कुछ बोल दूं तो ये सब देख रहे हैं, तो ये है डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा होता और फिर भी आप हमारे से ये इंटरव्यू लेने आती और अगर मैं कोई अभद्र चीज़ बोल देता तो आप इल्ज़ाम लगाते, मैं कुछ और बोलता। तो इसमें सर्कमस्टांस ये है कि बाई चांस यहाँ पर अगर कोई टीवी लगा होता या आप एकदम से बाहर जाएंगे रोते हुए और कोई बाहर किसी को कहा आपने कुछ, तो यहाँ से लेके जब तक आप केस फाइल करती हैं या कुछ भी करती हैं 2-4 दिन में आप किसी को मैसेज करती हैं बाहर, प्रॉम्प्टनेस है, तो ये कड़ियाँ हैं अलग अलग। तो ये सब सर्कमस्टांसेस हैं और ये सर्कमस्टांसेस जोड़ के एक निचोड़ और ये आधार निकलना चाहिए कि मैंने कुछ कहा था। उसका कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस पे दौरान है। ओके। तो वो केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस होता है, जिसमें छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको जोड़ के एक नतीजे पे पहुंचा जाए और एक निर्णायक नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि ऐसा ही हुआ होगा। तो ऐसे और जितनी भी ये कड़ियां हैं इन सबको रीजनेबल बिलीफ से ज़्यादा डाउट क्रिएट करके पूरे को प्रूव करना पड़ता है। हर कड़ी को आपको प्रूव करना पड़ेगा और सब कड़ी जुड़ के वो नतीजा आना चाहिए, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस बनता है। तो ऐसे तो ये सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं, हीनियस क्राइम्स होते हैं जिसमें एविडेंस टैम्पर भी हो गए होते हैं। तो टेम्पर एविडेंस इज डिफरेंट, वो अलग ही चीज़ है बिल्कुल। सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जहाँ पर एक आपको चश्मदीद गवाह ही नहीं था, तो आपको नहीं है गवाह तो आप कैसे निकालें? अब मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं पर ही कोई अगर मेरा को कोई मार जाए और कोई है ही नहीं देखने वाला, तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस बिल्कुल असमर्थ है ढूंढने में, क्योंकि वो मेरे मोबाइल से या कुछ से देखेंगे कि कौन मेरे दुश्मन थे, कौन हो सकते थे, कौन मेरे यहाँ एंटर किया था, कितने लोग एंटर किए थे। 10 लोग एंटर किए थे तो उन 10 के ऊपर तो शक की शुबा है ही, फिर उनकी मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब केस जो छोटी छोटी चीज़ एविडेंस इकट्ठा होगा वो जोड़ के एविडेंस सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा। सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी किसकी है सर? सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत मुश्किल है प्रूव करना। ऐसे तो रेप केसेस में भी बहुत ज़्यादा यही हाल होता है कि लोग किसी ने देखा नहीं होता है, बस विक्टिम की बातों पे मतलब करके ऐसे विक्टिम की बात पे ही होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसका एविडेंस बिलीवेबल है तो एक ही विटनेस काफ़ी है। और अगर फॉरेंसिक्स प्रूव नहीं हो पा रहे हैं तो फॉरेंसिक क्या फॉरेंसिक प्रूव करना चाहेंगे? देखिए, पहले और आज के रेप लॉ में बहुत फर्क है। पहले रेप लॉ में मेडिकल का बहुत एक रोल होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि पहले ये कहते थे कि अकस्टम टू सेक्स। नाउ अकस्टम टू सेक्स डज नॉट मेक समबडी वल्नरेबल कि भाई कोई भी आके मेरा रेप कर ले। आज की सोसाइटी में ये ढूंढना कि भाई फर्स्ट टाइम है, हाइमन है, जो 2 फिंगर टेस्ट है, ये सब तो हट चुका है। बेबुनियाद है। आज की डेट में इसका कोई मतलब औचित्य ही नहीं है। लेकिन हाँ, आज की डेट में औचित्य तब है जब मैं रिफ्यूट करता हूं कि रेप हुआ ही नहीं था, लेकिन मेरे स्पर्म मिलते हैं किसी के अंदर। स्पर्म नहीं भी मिलते बिकॉज ऑफ सम प्रोटेक्शन दैट वाज यूज्ड। तो इसलिए मेडिकल का आधार इतना ज़्यादा आज की डेट में मायने नहीं रखता। अगर मेडिकल का भी एविडेंस मिल जाए तो वो भी एक सर्कमस्टांस है जो प्रूव करता है, तो वो जो विक्टिम है उसकी बात को एक और नए मायने देता है। लेकिन अगर विटनेस जो विक्टिम है उसके पास मान लीजिए कि एक आदमी ने किसी औरत का रेप करा सिक्लूजन में, उसके बाद वो औरत उसको मैसेज भेज रही है कि आप अच्छे इंसान हैं, क्या है, मिले ना, चलिए कहीं पर चलते हैं। तो ये रेप कैसे कंसिडर हुआ? तो एक मिनट, लेकिन वो नहीं अगर बात बनती
या आदमी उसको रिफ्यूट कर देता है उसके एडवांसेस को, और उसके बाद अगर वो रेप डालती है तो वो उसकी बात फिर मानी नहीं जाएगी। फिर वो सर्कमस्टांस में एक डिफेंस के अंदर उसके सर्कमस्टांस उसकी जो मौखिक जो बयान है तो उसको रिफ्यूट करता है। तो उसके बाद अगर उसका फॉरेंसिक के अंदर सीमेन भी मिल जाए उसकी बॉडी में, तो उसको फिर कंसेंशुअल सेक्स ही तो माना जाएगा, रेप नहीं माना जाएगा। तो देखिए इसके मतलब इस छोटे से समय में हर एक चीज के एक बहुत ज़्यादा नुआंसेस हैं, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। आधार सिर्फ ये है कि आपकी बात कितनी ज़्यादा पुख्ता है उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं। आप यहाँ से भागते हुए जाते हो, कहीं रोते हो, आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपकी चोट लगी हुई है, आपका पहले दिन से ही सीधा आपने यही एलिगेशन लगाया, सब कुछ क्या, तो एक बात समझ में आती है। अगर आप 2 महीने बाद गए तो आपकी बात को थोड़ा शक से देखा जाएगा, आपको उतना ही ज़्यादा फिर एक विक्टिम को ज़्यादा प्रूव करने की गुंजाइश रहेगी। तो इसलिए उसकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी 34 साल की जो प्रैक्टिस है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो जेन्युइन रेप केसेस हैं वो सामने ही नहीं आते, और जो सामने आते हैं वो 80% रेप केसेस होते ही नहीं हैं, ज़्यादातर कंसेंसुअल सेक्स होते हैं विच गो रॉन्ग। चाहे वो हस्बैंड के खिलाफ वाइफ एलिगेशन लगाए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले हों, या देह व्यापार के मामले हों, या फिर एक हनी ट्रैप्स हों, कुछ भी। लेकिन अधिकतर मैं मानता हूँ कि जो जेन्युइन रेप्स हैं वो हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं है, पर 20% तक ही मैं अपनी उस तक औसत रखूँगा। 80% मैं समझता हूँ कि रेप जेन्युइन नहीं होते। वो बाद में हमारे एक बारी किसी केस में एक बहुत मौजूद सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने एक शेर में ये बात कही थी कि पहले हंस हंस लांदी यारियाँ, फिर रो रो दिंदिया ने 10, कि पहले देयर इज लॉट ऑफ camaraderie, लव एंड अफेक्शन, एंड इफ थिंग्स गो रॉन्ग देन दे क्राई for misdemeanors or whatever. It's a misuse in short. Yes. It's happening But in matrimonial which is cases about also, right? Matrimonial केस का तो अब देखिए बहुत पहले से ही था। मैं सोचता हूँ कि मैट्रिमोनियल इज अ फैशन क्राइम। आप ये देखिए, जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी 90s के अंदर, तो बहुत हद तक जो सबसे ज़्यादा केस बेल के आते थे वो 304B के आते थे। बहुत सारे 304B में, ऐसा नहीं है कि अब दहेज ख़त्म हो गया, दहेज बढ़ा भी है, बढ़ भी गया है, पर अब 304B नहीं हो रहा। हो सकता है मांगने के तरीके अलग हो गए। नहीं, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लड़की के पास आज़ादी आ गई है, लड़की एम्पावर हो गई है। पहले शादी भी ज़बरदस्ती हो जाती थी जी। फिर बहुत सारे केसेस में लड़की एडजस्ट नहीं कर पाती थी। तो मांग पहले भी रही होगी, अब भी होगी, लेकिन अब जो है लड़की उठ के अपना या तो डिवोर्स मांगती है या ललकारती है और खुद भी एक स्टैंड लेती है। पहले ये सुविधा नहीं थी, तो ये सिस्टम की दिक्कत थी, लीगल नहीं थी। तो जब इस मामले में एक, इसलिए मैं फैशन क्राइम बोलता हूँ, तो अब वो लड़की खड़ी हो जाती है और वो एलिगेशन उसके पास रेप के अब एलिगेशन लगाने, मैरिटल रेप के भी एलिगेशन लगते हैं। अब पहले तो नहीं लगते थे, अब मैरिटल रेप के ये फैशन क्राइम हो गया, चेंज हो गया। फिर आप उसके अंदर आप एलिगेशन लगाते थे पहले डाउरी के, अब डाउरी के एलिगेशन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन और अलग अलग तरीके के मिसयूज, हैरेसमेंट और अलग अलग तरीके की हैरेसमेंट अब जो आने लगी है। तो ये समय के साथ बदलता हुआ जो क्राइम है, मैं उसको फैशन क्राइम बोलता हूँ। आज की डेट में ये है कि 10 साल बाद शायद ये भी ना हो। सर आप फैशन क्राइम बोल रहे हैं, यहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं। लड़के सुसाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि फैशन क्राइम क्यों फैशन क्राइम है? वो फैशन क्राइम तो लड़कियों की तरफ से। बस सर गलत बात भी है, मगर मैरिटल रेप जैसी अगर बात आपने कही है, तो मैरिटल रेप अगर हो रहा है तभी इसकी ऑब्जेक्शन भी खड़ी हो रही है। तो मैरिटल रेप जिसका हो रहा है वो कहाँ सर, इसे कंसीडर ही कहाँ करा जा रहा है? देखिए, मैरिटल रेप सच्चाई भी हो सकती है और है भी शायद कुछ हद तक, लेकिन मैरिटल रेप वहीं क्यों आ रहा है जहाँ पर मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, जहाँ पर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, जहाँ पर आप हैरेसमेंट लेना चाहते हैं, जहाँ पर आप
साथ ही नहीं रह पा रहे, सिर्फ वहीं पर ही मैरिटल रेप क्यों है? मैरिटल रेप मेरे को लगता है वहाँ है जहाँ within the marriage there is no freedom to say no. There is no freedom of a woman to even stop the advances of a man. वो मुझे लगता है कि वो एक बिल्कुल ही एक अलग कार्य क्षेत्र है जहाँ पर ये सब चल रहा है। लेकिन जहाँ ये एलिगेशंस आते हैं वहाँ पर आप कम से कम 10 केस हमारे जो मेरे उसमें आए हैं देखने में, जो मैंने करे हैं, वहाँ ये है कि लड़की ने कहा कि मैंने सेक्स सिर्फ इसलिए किया था कि मेरे को इसने मैरिज के लिए कहा था कि हम मैरिज करेंगे, तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज था, इसलिए मैंने करा। नाउ इट इज नॉट a rape as such. No, obviously. But a promise of marriage to a woman who is 30, she should know the circumstances. She should know either कि किस लड़के की भी चेंज हो सकते हैं हालात, लड़की के हालात भी चेंज हो सकते हैं। देयर इज अ चांस कि वो लड़की ही किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है और फिर वो मना कर दे, तो नाउ यू ऐसे ये व्यवस्था भी बिल्कुल बदल जाएगी अगर इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाए। तो ये किसी किसी केस में ठीक अगर हो भी तो इट शुड बी एन एक्सेप्शन, इट शुड नॉट बी अ रूल कि भी उसके बाद वो केसेस हो जाएं और फिर चलें। पहले हस्बैंड के नाम पे बहुत वो करते थे कि भाई ना हस्बैंड को बेल ही नहीं मिलती थी, चाहे वो 498 हो, चाहे 304 भी हो, 306 हो, कुछ भी हो, हस्बैंड की बेल ही नहीं होती थी। और हमारे सीनियर थे, उन्होंने एक बारी जब जज ने सीधा ये कहा वो इज हस्बैंड और फेंक दी फाइल सुनने से पहले, तो उन्होंने आराम से सिर्फ ये कहा यस माय लॉर्ड ही इज अ हस्बैंड, अ टर्म ऑफ अब्यूज इन लॉ। इसका बहुत असर हुआ जज के ऊपर। उसने फाइल उठाई, देखा, सुना और फिर उसके बाद रिलीफ दिया। तो आदमी बहुत सारे सर्कमस्टांस में आज भी एक टर्म ऑफ अब्यूज है हस्बैंड, आज भी बहुत सारे मामले में। तो सर लेजिस्लेचर क्या सोच के लॉ बना रहा है जब प्रॉमिस ऑफ मैरिज पर भी सजा होने लगी है नए लॉ में? जज को देखना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देखना है, पार्लियामेंट तो बनाएगी क्योंकि ये एक केस भी अगर है तो उसके लिए कानून तो होना ही चाहिए। अगर कानून नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? तो पार्लियामेंट पे प्रश्न उठाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इस चीज नहीं सर, में। बट प्रॉमिस ऑफ मैरिज प्रूफ करना भी तो मुश्किल है। हाँ, तो लेकिन इसीलिए तो फिर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट्स है ना। लेकिन अगर उसका प्रावधान ही नहीं देगा पार्लियामेंट तो किसी के पास कहीं जाने की गुंजाइश भी कहाँ होगी? अगर मेरे को कोई एतराज है किसी चीज से, अगर लॉ ही नहीं है, देखिए किसी को सिगरेट एक हद से उम्र से नीचे अगर किसी को दे दी जाए या ड्रग दे दी जाए या कुछ दे दी जाए तो कहते हैं कि ये ऑफेंस है। वो ऑफेंस क्यों है? इसलिए ऑफेंस है क्योंकि वो लिखा गया है किसी कानून में। अगर आज कल की डेट में आ जाए कि झूठ बोलना गलत है, आज की डेट में तो झूठ बोलना पाप है, कल झूठ बोलना भी अगर सजा हो सकती है और कोर्ट के अंदर झूठ बोल दिया जाए तो परजरी है ये। तो जब तक कानून नहीं बना होगा, पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाएगी, दायरा नहीं देगी, तो उसका हल भी नहीं हो सकता। तो अगर मेरे साथ जेन्युइनली कुछ गलत हो जाए और अगर कानून ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा? तभी तो विशाखा गाइडलाइंस आई थी ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। पहले कोई ऑफेंस ही नहीं था, तो अब बन गया। तो इसीलिए जब तक कानून नहीं होगा तो उसका कोई उपाय भी नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में मैंने केस दर्ज कर दिया, कितना साल लगेगा इस केस को? ये हमारे सिस्टम में एक बहुत भारी कमी है कि तब तक तो उम्र ही निकल जाएगी शादी की बात। केसेस रजिस्टर होते हैं और वो चलते हैं और चलते ही जाते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत देश के बड़े बड़े केसेस में प्रोसिक्यूटर हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत वजह से केस ही शुरू नहीं हो पा रहे, और केस शुरू नहीं हो पा रहे इतने साल, तो उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक तरह फॉलो ना करने से
अब जैसे कानून में लिखा है कि एडजर्नमेंट नहीं हो सकती किसी वकील को लेके, अगर वो वकील दूसरे कोर्ट में बिजी है तो एडजर्नमेंट नहीं हो सकती। और नए कानून में तो एक ये आ गया है कि आप एडजर्न करेंगे ही नहीं जब तक बहुत खास कारण ना हो, और वो बहुत खास कारण भी 2 ही बार हो सकता है, 2 से ज़्यादा बार ही नहीं हो सकता। डे टू डे ट्रायल होगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब सिस्टम तो हमने ले आए, लेकिन हमने सिस्टम को ट्रेन ही नहीं किया। सिस्टम के पास केस इतने हैं कि ऐसा शुरू ही नहीं हो सकता। एक जज की भी कमी है, और हमने ट्रेनिंग भी नहीं इस तरह की दे रखी। और हम तो रिलाय करते हैं इस इतने बड़े शहर में, अगर आप किसी के पास जाओगे, आप कहोगे मेरे पास यही वकील होना चाहिए, तो अगर आप 10 केस के ऊपर पूरे देश अगर 10 वकीलों पे रिलाय करने लगेगा तो वो तो नहीं कर पाएंगे। तो आप उनकी सहूलियत से चलेंगे तो फिर केस कैसे होंगे? तो कानून है कि किसी वकील की है सहूलियत से या उससे नहीं होएगा। तो आप जूनियर वकील हैं और इतने वकील हैं, उनको आप मौका दीजिए ना, तभी तो वो बड़े वकील बनेंगे कल की डेट में। लेकिन अगर हम कुछ चुनिंदा वकीलों के लिए आप एडजर्नमेंट करते जाएंगे या कि वो बिजी हैं, आप लिस्ट देख के बोलते हैं। अब मेरे कुछ केसेस हैं जहाँ पर 25 एक्यूज्ड हैं या 30 एक्यूज्ड हैं, उससे भी ज़्यादा एक्यूज्ड हैं, तो 30-40 वकील हैं दूसरी साइड में, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई डेट नहीं फिक्स सूट करती। तो आप एक पहली तो मेरे ख्याल से 15-15, 20-20 मिनट तो सिर्फ इसमें लग जाती हैं केस में कि कौन सी डेट अगली रखी जाए। तो अगर आप इस सहूलियत से चलते रहेंगे तो फिर केस शुरू कैसे होंगे? तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कोर्ट्स की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिस्टम की और सिर्फ किसी एक की नहीं है। मेरे ख्याल से जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वकील भी रिस्पॉन्सिबल है, जज भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो फैसला नहीं ले पाते कई बारी। अब एक केस को आप पहले सुनते हो, 1 घंटा सुनने के बाद आप नोटिस करते हो, हफ्ते की डेट अगर हो भी जाए, हफ्ते बाद फिर आप सुनते हो दोबारा से। तो आप पहली बारी आप करो ही मत। बेल है, आप मान के चलिए कि सिर्फ एक ही दिन दोनों साइड को दे दी जाए, 5-6 दिन के बाद जो भी फाइल करना है करें और फैसला ले लें। बहुत सारे तरीके हैं, सिस्टम है जिनको अडॉप्ट करना चाहिए, पर अभी तक मेरे को लगता है हमारा सिस्टम, चाहे वो हमारी कोर्ट हो, वकील हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, सब पार्लियामेंट को ने जो कानून बनाए हैं, हम उस पर खरे नहीं उतर रहे। और लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ विल है, जिससे मैं कहता हूँ कि ये डिलेज जो होते हैं वो हो रहे हैं। आप कानून कोर्ट्स ज़्यादा बनाएं, आप जजेस को ट्रेन करें, आप स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें जो हमारे सिस्टम बने हुए हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आवर जजेस एंड आवर सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बहुत समझदार है। तो मैं अमेरिका से भी देखा है और जगह देखा है, एक जज के पास इतना काम ही नहीं होता जितना हमारे जज के पास होता है। तो अच्छा, अभी ये डिफरेंस बता दीजिए अमेरिकन लीगल सिस्टम और इंडियन लीगल सिस्टम में, कि जुडिशरी पार्ट पे आप डिफरेंस बताइए रहे तो अच्छे से बताइए फिर। देखिए, पहली बात तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, बिकॉज उनका सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। उनके कम केसेस होते हैं, वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग का सिस्टम भी है। वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग एज लाइक, प्ली बार्गेनिंग ये होता है कि प्रोसिक्यूटर और जो दोषी का वकील है, तो वो उन दोनों के अंदर वो कह देता है ठीक है, मैं प्लीड गिल्टी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सज़ा इतनी चाहिए, इतनी कम कर दीजिए, इस तरह की सज़ा दीजिए। अगर वो दोनों साइड मान जाएं उसके लिए तो प्ली बार्गेनिंग होती है। तो वहाँ 90% केसेस तो प्ली बार्गेनिंग से ख़त्म हो जाते हैं कि मैं 10 साल की मैक्सिमम सज़ा है, मुझे आप 2 साल का अगर सज़ा देते हैं तो मैं आज मानने को तैयार हूँ, तो वो प्लीड गिल्टी कर जाता है। बट प्लीड गिल्टी जो है हमारे देश में, हमारे यहाँ पर अभी है, लेकिन वो इतना पुख्ता नहीं है। ना तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इतनी पावर है, और ना ही प्लीड गिल्टी का वो एक लेट्स से इकोसिस्टम है, बना है या बनाया गया है, जिसमें हमारे देश में इस तरह से प्ली बार्गेनिंग की जाए। जैसे सर आपने अभी बताया था कि आप भी बहुत सारे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है? अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल भी
मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर जैसे आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अमेरिकन, वहाँ पर तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ऑल प्रिवेलिंग। वो इन्वेस्टिगेशन को भी के दौरान भी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी कर सकता है। लेकिन हमारे देश में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू होता है जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाए। उससे पहले वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के लिए मैक्सिमम या तो बेल अपोज करता है या नॉन बेलेबल वारंट निकालने हो या लेटर रेगुलेटरी करवानी हो, तो इंक्वायरी के प्रोसेसेस उसी के अंदर उलझा रहता है। एंड ही एक्ट्स ऑन दी एडवाइस और he is there not in his individual capacity, but he has to go with the wishes of the investigating agency of what they want. तो वहाँ पर पूरा अधिकार नहीं है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टू गिव अप और टू एक्सरसाइज हिज पावर्स। बट आफ्टर द ट्रायल स्टार्ट्स, जैसे ओपनिंग ऑफ चार्ज के लिए वो जब ही ओपन्स फॉर एन आर्ग्यूमेंट ओपन फॉर द प्रोसिक्यूशन, उसके बाद से लेके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास बहुत पावर्स हैं। विड्रॉल की पावर्स भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दी है अगर प्रोसिक्यूशन की दी गई है तो। एक बैलेंस क्रिएट कर रखा है हमारे देश में। मेरे को लगता है कि अमेरिका की तरह अगर हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑफिस होता है। हमारे देश में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस बहुत बहुत कमज़ोर है लिमिटेड उनके बिनिस्बत। ओके, सो एज अ बेल की बात अगर करती हूँ तो बेल इज़ अ रूल है, जेल इज़ एक्सेप्शन की अगर बात हो रही है तो सर ऐसे केसेस में जो जहाँ हीनियस क्राइम्स भी हैं वहाँ ये वाला प्रिंसिपल कैसे लागू हो सकता है? देखिए, बेल नॉट इवन हीनियस क्राइम एज लाइक क्रिमिनल, बस का जो रेप जैसे क्राइम्स, मर्डर की बात नहीं, अपार्ट फ्रॉम लाइक व्हाट वाइट कॉलर क्राइम्स की भी बात हो तो उसमें भी सब बेल तो मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए, ये इसमें विरोधाभास भी है थोड़ा सा कि जैसे जो बहुत एनआईए के हैं, टेरर के केसेस हैं, जो बहुत ग्रूसम मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर सोसाइटी किस चीज़ को देखती है। अब ग्रूसम मर्डर के अंदर बेल मिल जाए तो सोसाइटी में मैसेज ये जाता है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो फिर भी आज़ाद रह सकते हैं। घोटाले के साथ भी सेम चीज़ है। मैं एक मिनट आपको वहाँ तक आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ है जहाँ पर एक ये वो है जहाँ पर एक अभोर करते हो आप, मतलब आपको घिन आती है कि ऐसा कुछ हुआ, तो वो बहुत सीरियस होता है और सोसाइटी उसका एक आधार है। तो आप मैसेजिंग के लिए प्लस विक्टिम की सेफ्टी के लिए या ट्रायल की को भंग ना हो, कोई उसको टेम्पर ना करे इन्वेस्टिगेशन विटनेसेस को, वो आए ये ना वो भागी जाए। ऐसे लोगों को भागने की भी परिपक्वता होती है कि भाई एक बार सिस्टम से मौका दे तो हम वापस ही ना आए, या बाहर आके धमकाने लगे विटनेसेस को। तो काफ़ी चीज़ें मिला के वो होता है। दिक्कत सिर्फ ये है कि वो 10 साल 12 साल हो जाता है तो फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में बेल तो ना दें लेकिन ट्रायल उसकी समय से हो जाए, मैं समझता हूँ वो बैलेंस कंप्लीट है। आप 1 साल में 2 साल में उसको या तो वो सजा कर दीजिए या बरी करें, लेकिन उसको सिर्फ अंदर रखने वो गलत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेल जितने जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस नहीं है और जहाँ पर चांस नहीं है कि कोई विटनेस टेम्पर करे या एविडेंस को डिस्ट्रॉय करे, वहाँ पर बेल दी जानी चाहिए जी। लेकिन काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पर वाइट कॉलर क्राइम है। जो वाइट कॉलर क्राइम में देखिए क्या प्रॉब्लम है। वाइट कॉलर क्राइम में अभी हम समझ ही नहीं पाए हैं कि किसको वाइट कॉलर क्राइम बोलें और क्या है वाइट कॉलर क्राइम। एक बहुत बड़ा मान लो हज़ारों करोड़ का घोटाला हो गया, अब उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज के जो लॉज हैं, सेबी एक्ट है, सिक्योरिटीज एक्ट है, उसमें बैंकिंग है, बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, बैंक का पूरा वो आ जाता है, इनकम टैक्स का भी आ सकता है उसके अंदर। आपको क्या कहते हैं, कंपनी लॉ पूरा जानना चाहिए। जो एक कंपनी प्रोफेशनल्स जो होते हैं सारी ज़िंदगी भी वो पूरा समझ नहीं पाते।
लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? एक इन्वेस्टिगेटर, एक पुलिसमैन जिसको सिर्फ पुलिसिंग की, इन्वेस्टिगेशन की प्रैक्टिस ट्रेनिंग है। अब उसको पूरी नॉलेज, कितनी नॉलेज होगी कि वो सेबी लॉज भी देख ले, वो भी जान ले और सारा एक परिप्रेक्ष्य लेके ही कुछ फैसला ले, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो कमी रह जाती है वाइट कॉलर क्राइम्स में, वो इसलिए भी है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि घपला तो है, लेकिन घपला कितना है? ये नहीं है कि 100 करोड़ का लोन नहीं दिया वापस तो 100 करोड़ का ही घपला हो, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंसेस भी होते हैं, बिजनेस लॉसेस होते हैं और बिजनेस लॉसेस के साथ साथ बैड बिजनेस डिसीजंस भी होते हैं। हम इसको परिप्रेक्ष्य में लेते ही नहीं। तो हमारे लिए तो बस वो 100 करोड़ था, उसने सैलरीज भी दी होंगी 100 करोड़ में, उसने 100 करोड़ में कुछ R&D भी किया होगा, उसने 100 करोड़ में बिल्डिंग की और जहाँ रहने की किराए और बाकी सब पे फैसले, जो कारें चल रही हैं, जो किराया बिजली का दिया जा रहा है, जो बाकी चीज़ें मेंटेनेंस है वो भी दे रहा है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ बनाई है तो उसके ऊपर भी कॉस्ट लगी है, वो चीज़ नहीं बिकी तो वो पेमेंट नहीं कर सका बैंक को। अब वो बैंक को पैसे ना वापस करना इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम, यहाँ प्रॉब्लम है। तो हम आज की डेट में जितना पैसा नहीं दे पाते उतना बड़ा उसको कहते हैं कि इतना बड़ा स्कैम हो गया। 2G का स्कैम, वो लूजली स्कैग ने बोल दिया कि 1,76,000 का स्कैम है, 1,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ का स्कैम है। तो वो स्कैम कैसे हो सकता था इतना बड़ा? एक डॉक्टर फ्रेंड ने मेरे से पूछा, क्योंकि मैं उस केस में एक डिफेंस की तरफ से था, कि बॉस उसको पूछो तो सही राजा को कि उसने इतने पैसे रखे कहाँ? नाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड। चार्ज लगा कुछ 1,000 करोड़ का लगा, वो भी प्रूव नहीं हुआ। तो हमारा जो मीडिया है वो भी परिपक्व नहीं है बताने में सक्षम, क्योंकि उनको भी नेगेटिव न्यूज़ सेल करनी है। अगर वो 1,76,000 करोड़ ना बोलते तो वो न्यूज़ ही नहीं बनती बड़ी, वो केस ही इतना बड़ा ना बनता, और रोज़ उसको लोग फॉलो ही ना करते। आरुषि मर्डर केस में वो जब तक उन्होंने एक पूरी पॉट बॉयलर नहीं बना दिया मीडिया ने, तो वो कैसे, नहीं तो बिकता ही कहाँ, मीडिया देखता कैसे? सारी दुनिया उसको फॉलो कर रही थी, सुशांत राजपूत के सारी दुनिया फॉलो कर रही थी, पॉट बॉयलर बना के रख दिया। जेसिका लाल मर्डर केस को पॉट बॉयलर बना के रख दिया। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बाद में पता चलता है तुम्हें एक्यूज ही गलत था। हैदराबाद को ले लो, रंगा बिल्ला को ले लो और ले लो, उसमें पता चलता है बाद में, अगर आप तह में जाओ कि वो एक्यूज ही गलत थे, लेकिन आपने तो सजाए मौत दे दी उनके अंदर, किसी को एनकाउंटर में मार दिया, किसी को वैसे कर दिया, वो बाद में पता चलता है कि इन्वॉल्व थे या नहीं थे। ऐसे तो बहुत सारे केसेस का नाम लिया इसमें अभी तक पता भी नहीं चला सर कि हुआ क्या है। तो मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना पूरी। तो आप किसी को बेल दे दी जाए तो आप चिल्लाते हैं कि वो बेल दे दी। अभी RG कार में CBI ने टाइम से नहीं करा तो अब रिट भी आ गई है, मीडिया पीछे पड़ा हुआ है। आप नहीं समझते नहीं है कि CBI एकदम से इतनी वो एजेंसी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। वो अगर चालान नहीं फाइल किया है तो इसका मतलब वो, आप देखिए केस है मर्डर और रेप का, तो मर्डर और रेप में उसका हिस्सा है कि नहीं है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में? अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में तो 201 बनेगा सिर्फ, उसको पकड़ना ही नहीं चाहिए था। किसकी बात हो रही है? RG कार वाले रेप केस की जो बात कर रहे हो। हाँ, अच्छा, तो वो तो बेल हो ही चुकी है एक तरीके से। क्वाइट राइट, डिफॉल्ट बेल हुई है ना, पर डिफॉल्ट बेल हो जाए, कम से कम CBI गलत तो ना जाए। तो CBI को मैं समझता हूं कि कटहरे में खड़े करने से अच्छा आप देखिए कि CBI ने क्यों नहीं किया। तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं समझता हूं कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अहम है, लेकिन वो निभा नहीं रहे ठीक तरीके से। तो बहुत सारी नुआंसेस हैं। बेल मिलना या ना मिलना एक अलग चीज़ है। मैं समझता हूं कि जहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हो सकता है, जहां इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है और कोई उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, कहीं बहुत पावरफुल है जो कुछ चीज़ छुपा रहा है, ऐसी सूरतों में बेल ना दी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के बाद
बेल रिफ्यूज़ तभी करनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस हों कि कोई या तो भाग जाएगा या किसी के साथ वो विटनेस को डराएगा धमकाएगा या किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि बेल इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद और खासकर चार्ज अगर लग जाए जल्दी तो उसके बाद बेल दे ही देनी चाहिए। ये व्हाइट कॉलर क्राइम में भी होना चाहिए सेम। व्हाइट कॉलर क्राइम में तो और विरोधाभास है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कर रहे हैं सर आपने? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। विरोधाभास ये है कि बेल दिलाया सर, बहुतों को दिलाया, बहुतों को नहीं लेने दिया। कितने में और ज्यादा? बहुतों के साथ हम दिला भी नहीं पाए। ज्यादा की रेशियो किसकी है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम्स या आप उस पे जाइए आधार पे। ठीक है। मैं एक छोटा या बड़ा वकील या बुरा या अच्छा हो सकता हूँ, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं कितनी अच्छी तरह से लड़ा। और मैं अच्छी तरह से भी लड़ लूँ फिर भी बिल डिसमिस हो जाए तो उससे ये नहीं कह सकते कि कौन क्या था। तो इसके ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट्स क्या हुए, जरूरी ये है कि क्या होना चाहिए। जरूरी ये है कि जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 7 साल से कम में आप अरेस्ट ना किए, तो कारण होने चाहिए। अगर अरेस्ट रखना, सजा कम है जिसमें 7 साल से, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अरेस्ट ना करोगे तो अच्छा है, अगर करना पड़े तो लिख के कारण बताएं कि क्यों अरेस्ट किया। वो कारण अगर गलत पाए जाएं तो कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। वो कारण जेन्युइन है, ठीक है, तो कोर्ट को उसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में जो डिपेंड करता है मेन केस ऑफेंस के ऊपर, जो जिसको शेड्यूल्ड ऑफेंस बोलते हैं, उसमें बेल मिल जाती है, इसमें नहीं मिले बिकॉज इसके अंदर कंडीशंस हैं, ट्विन कंडीशंस हैं, तो वो गलत है। क्योंकि ट्विन कंडीशंस जो हैं वो या तो किसी खास आधार पे हो, नहीं तो 7 साल ही सजा है वहाँ पर भी है, 7 साल सजा वहाँ पर भी है, तो आप कब तक अंदर रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ट्विन कंडीशंस का टेस्ट दौरान तफ्तीश ही होना चाहिए। तो उसके बाद वो भी एक कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर देना चाहिए। तो फेमस पॉलिटिशियंस को बेल मिली है, किस आधार पे दी गई है? आधार तो वही है जो किसी और के लिए है, उसके लिए इतनी बार कोई बेल वो डिनाई नहीं भी है। तो हुई। बेल डिनाई होती है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसके ऊपर जाऊँगा नहीं। इसलिए नहीं जाऊँगा कि काफ़ी केस में गलत भी होता है, बेल मिलने से इन्वेस्टिगेशंस ख़राब हो जाती हैं, और काफ़ी केसेस में बेल ना मिलने से लोगों की लिबर्टीज़ बहुत आहत होती हैं, और उसका असर सिर्फ उसी पे नहीं आता, परिवार पे भी आता है, कंपनीज़ के अंदर कंपनी के ऊपर आता है, कंपनीज़ ख़त्म हो जाती हैं, कंपनीज़ को आप फ्रीज़ कर लेते हो, वो एट द एंड ऑफ द डे वो रेवेन्यू जनरेट करती हैं देश के लिए, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। अगर वो बंद हो जाएंगी तो उसका ही फ़र्क पड़ेगा। तो कहते हैं कि कभी कभी घुन भी पिस जाता है, तो फिर वही बात है कि अच्छे के साथ कुछ कभी कभी बुराई भी आ जाती है। तो ये जब तक हमारा सिस्टम और ज़्यादा निखर के नहीं आता, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जज और दूसरे जज के सोचने में भी बहुत फ़र्क है, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। आप किस जज के पास हैं, किस जज के पास नहीं है। अच्छा। तो ऐसी ही एक जैसी सिचुएशन में एक तरह के जज हैं। अब अगर आप दिल्ली से दूर चले जाएं तो वहाँ पर तो बेल छोटी छोटी चीज़ों में बेल नहीं होती। वहाँ पर कितना सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई आप बगैर अरेस्ट करे भी दे सकते हो। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर मजिस्ट्रेट्स पुलिस वाले को कुछ कुछ बोलने लगेंगे कि आपने अरेस्ट नहीं किया अभी तक जी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी हमारा बहुत इन्फेंसी स्टेज में है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स होंगी और हमारा सिस्टम भी टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ बढ़ेगा। अभी रूल ऑफ लॉ सिर्फ मैं समझता हूँ कागज़ में या बोलने के लिए है। रूल ऑफ लॉ से हम बहुत बहुत दूर हैं।
तो बेल की बात है तो पहले तो लोगों को, आधे लोगों को तो यही कंफ्यूजन रहती है कि एक एंटीसिपेटरी बेल होती है, एक रेगुलर बेल होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटिसिपेटरी बेल एक आम आदमी के लिए अगर समझाऊं तो अरेस्ट हाँ, होने से layman पहले अगर बेल हो जाए हम्म, तो एंटिसिपेटरी बेल है। तो आप जिस दिन, उसके लिए सिर्फ ये है कि आपको कोर्ट को ये दिखाना पड़ता है कि मुझे लगता है कि मैं अरेस्ट कर लिया जाऊंगा। एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट इज दी की वर्ड। ओके, तो अगर आप दिखा सकते हैं कोर्ट को कि देखो अगर मेरे को आपने बेल नहीं दी तो मेरे को अरेस्ट कर लेंगे, और ये मेरे को मैं ये अरेस्ट मेरे लिए वाजिब नहीं है, मेरी लिबर्टी कर्टेल करने के लिए है और ये अवॉइडेबल है, तो आप मेरे को संरक्षण दीजिए इस चीज़ के लिए, तो आपको संरक्षण मिल जाएगा अगर आपके मेरिट्स अच्छे हैं तो वो एंटिसिपेटरी बेल हुई। अगर पुलिस ने अरेस्ट ही कर लिया आपको तो फिर वो रेगुलर बेल हो जाएगी, फिर आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं मांग सकते। ओके, तो और रेगुलर बेल? वो रेगुलर बेल इसी को ही बोलते हैं। अच्छा, जो अरेस्ट होने के बाद होती है वो रेगुलर बेल होती है, जो अरेस्ट से पहले होती है वो तो ये अभी ये पैरोल और फरलो जो होती है, जो ये आसाराम और राम रहीम जो इस पे बाहर आए हैं, इस ये क्या, ये बेल नहीं है। ये कोई ये जब किसी को सजा होती है, ये ट्रायल का प्रोसेस नहीं है। अच्छा, ये कन्विक्शन के बाद का है? कन्विक्शन के बाद ओके, 3 चीजें होती हैं जी, एक सेंटेंसिंग होती है, एक पोस्ट उसकी अपील होती है, और एक तीसरी होती है कि प्री मैच्योर रिलीज। लेकिन फरलो और जो पैरोल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आदमी को अपने घर मिलने के लिए, लोगों से, अच्छा, समाज के साथ टच में रहने के लिए। आपका घर टूट गया है, आप इकलौते हैं, आपके घर के कोई निजी गण बीमार हो गए हैं या कोई मौत हो गई है, उसमें अटेंड करने के लिए, तो फिर कैसे दी जाएगा? अब सजा तो हो चुकी है, अब आप बेल तो ले नहीं सकते, तो आपको पैरोल या फरलो दी जाती है, या आपको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ओके, अगर पैरोल फरलो ना करें तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 2 महीने के लिए या किसी चीज़ के लिए वो कोर्ट से ले सकते हैं, अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो। अपील पेंडिंग नहीं है तो फिर आप पैरोल या फरलो ही मांग सकते हैं। ओके, एंड क्या ड्यूरेशन होती है सर इनकी? यूजुअली 6 वीक्स 8 वीक्स ओके, ऐसे ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ इंस्टांसेस हैं जहाँ पर लोग पैरोल और फरलो के नाम पे भारी रहते हैं, लेकिन जो है सो है। प्री मैच्योर रिलीज की भी आपने बात की, ये हीनियस क्राइम्स के केसेस में होता है ऐसा प्री मैच्योर रिलीज? हाँ, प्री मैच्योर रिलीज किसी के लिए भी हो सकता है। अच्छा, प्री मैच्योर रिलीज है कि आप कोर्ट को जाके कहते हैं कि इतना मिनिमम सेंटेंस मैंने कर लिया है, लाइफ सेंटेंस है जैसे। लाइफ सेंटेंस कानून के हिसाब से 14 साल के लिए कम से कम, लेकिन लाइफ इज लाइफ होती है। तो आप उससे पहले अगर रिलीज चाहते हैं कि आपने कुछ वायलेट नहीं किया, यू आर अ गुड सिटीजन, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी पीसफुली सेंटेंस कराया, आप कभी, आपको जब पैरोल दी गई हो आपने उसका अब्यूज़ नहीं किया, अगर टाइम से आए और आपने अंदर लोगों को पढ़ाया, सेवा करी, या कुछ अच्छा काम करते हो, या सेट एक फॉर्मूला भी होता है हर एक जेल मैनुअल में, उसको फॉलो किया आपने, तो यू कैन आस्क फॉर अ प्री मैच्योर रिलीज विद इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ। तो सर ये अच्छी चीज़ें करने से, जो भी आप मतलब जेल में कर रहे हो कि आपको प्री मैच्योर रिलीज, तो क्या ये जैसे इन्होंने जो क्राइम कर रखा है, रेप जैसे क्राइम, मर्डर जैसे क्राइम करा, तो ये भरपाई हो जाएगी इसकी? अगर नहीं, ये तो आप ये सोचिए कि 2 लोगों की लड़ाई हुई, पड़ोसी थे। मैं एक केस जानता हूँ जहाँ पर एक आदमी ने, मैं उसमें वकील था, जहाँ पर भाग भाग के मेरे ख्याल से 13 लोगों को मारा या 7 लोगों को मारा और 21 लोगों को घायल किया स्टेन गन से, और फिर वो भाग गया, बहुत साल बाद मिला, और वो सर्कमस्टांस ये थे कि वो फौज से आया था, उसके घर में लोगों ने उसकी फैमिली को तंग किया था, तो उसने भी बदला लिया, और वो बदले का सिलसिला चल ही रहा था। लेकिन जब 20 साल बाद वो दोबारा मिला, उसकी शादी हो गई थी, बच्चे थे,
तो जिन लोगों को उसने मारा था उन्होंने पंचायत करके उसको माफ़ी कर दी कि हम माफ़ करते हैं, लेकिन कानून ने उसको पहले सजाए मौत दी, सुप्रीम कोर्ट से उसको लाइफ उम्र कैद हुई, लेकिन उन्होंने गवर्नर के पास भी लेके गए और फाइनली उसको पार्डन दिया गया उन लोगों के, गांव वालों के कहने पे कि उन्होंने माफ़ कर दिया। तो आप ये देखिए, कुछ बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जो सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में भी होते हैं, वो वो नहीं होते कि बदमाशी के नहीं है, किसी की जेब काटने के लिए उसको मार दिया, कोल्ड ब्लडेड नहीं है। हस्बैंड वाइफ के ऐसे क्राइम्स तो होते हैं तो हस्बैंड वाइफ के भी लड़ाई में हो गए, कोल्ड ब्लडेड नहीं है, लेकिन है भी, तो इसलिए डिपेंड करता है। तब तो इसे एक तंदूर केस याद आ गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस में आप क्यों सजा देना चाहोगे? वो आदमी को रिमोर्स भी हो गया, वो ठीक भी हो गया, उसने अपनी गलती का भी एहसास कर लिया। इसके ऊपर तो एक वो पिक्चर भी आई थी, जब वो उसको एक इनोवेटिव सेंटेंस देने के लिए जिसने इसको मारा था, ड्राइवर ने, राजेश खन्ना की पिक्चर थी, जिसने उसको गाड़ी से मारा था या किस लड़ाई में मर गया था, फिर उसको उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसके घर में काम भी कर रहा था, कमाई करके भी उनको पाल रहा था, वो सज़ा मिली थी। और वो पता चलते हैं कि वो तो बड़ा अच्छा इंसान था, किसी कारण की वजह से वो हो गया था। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ कोई किसी को सज़ा हो जाए तो वो बहुत बड़ा मुलजिम हो गया। कई बारी अच्छे इंसान भी होते हैं। और आप ये देखिए कि बहुत सारी कमियां विक्टिम्स के भी होती हैं। आप 15 लोगों के नाम लिखा देते हो। मैं पंजाब में जब केसेस करता था तो एक भी 10 चोट हैं तो 10 घर के आदमी कि इसने मेरे इस हाथ में मारा, इसने मेरे कंधे पे मारा, फलाने ने यहाँ मारा, फलाने ने यहाँ मारा, तो सबको एक एक इंजरी दे दी। आप सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि भाई एक आदमी ने एक डंडा मारा और फिर साइड में हट गया, अभी अब तेरी बारी, फिर उसने मारा, उसने कहा अब तुम्हारी बारी, और जो देख रहा है उसको पता है सारा कि इसने कहाँ मारा था, इसने कहाँ मारा था, तो ये सब लिख लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा पंजाब में एक पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो घर का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था या कमाने वाला होता था, उसको सबसे जो डेंजरस इंजरी उसको बोलते थे कि इसने मारी है। और एक इंजरी होती थी जो मारने वाले को छोड़ देते थे, जो जिससे घर बर्बाद हो जाए उसका नाम लिख देते थे, जिसका कोई लेना देना नहीं था किसी चीज के साथ। और ऐसे में आपको केसेस, कितने सारे केस बताऊं। एक जुमनी का केस है, कभी पढ़िएगा, कि जिन्होंने सारी जिंदगी जेल में काट दी, जेल में मर भी गए उनके एक आदि आदमी, परिवार खराब हो गया, बच्चे पागल हो गए क्योंकि सबको अंदर डाल दिया था सिस्टम ने, और बाद में वो एक्विटल हुआ सुप्रीम कोर्ट से। तो आप भरपाई कैसे करोगे? जिसने मरना था वो सुसाइड करा था, लेकिन आपने सिस्टम के अंदर वो जो केस बना वो इस तरह से बनाया, 11-11 साल, 12-12 साल, 2 आदमी जेल में मर गए, बच्चे जो छोटे छोटे थे 7-8 साल, उसके माँ बाप को बेल नहीं मिली, तो वो एक किसी को तो वायलेट किया किसी ने, लड़की को, और बाकी वो बर्बाद हो गए। अच्छे भले स्कूल में पढ़ते थे जब तक वो थे माँ बाप, और उसके बाद बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। तो सिस्टम ने कहाँ भरपाई करी होगी उनकी? वो तो जिस दिन बरी हुए हैं तो उन्होंने शुक्र मनाया कि चलो अब अपनी ज़िंदगी काटते हैं। तो ऐसा हम कोई सिस्टम में वापस जाता है कोर्ट के अंदर कि मेरे को, मैं बरी हो गया हूँ, मेरे को हर्जाना दिया जाए? और क्या सिस्टम के पास इतनी पावर्स हैं? क्या कोर्ट के पास इतना वो है कि या किसी कोर्ट ने किसी केस में करा है कि ये बरी हुए थे कि इनको पूरा इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? आप आज की डेट में जितने पुलिस वाले हैं वो झूठा केस बना दें, सच्चा केस बना दें, लेकिन उनके कल की डेट में उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? अगर कोई छूट जाता है तो छूट जाता है, तो क्या उस पुलिस वाले को, क्या उसके जो कंप्लेनेंट था जिसने झूठा केस बनाया, झूठी गवाही दी, उसके ऊपर कौन सा एक्शन लेते हैं? कानून में प्रावधान है, लेकिन कहाँ है एक्शन? वो उसी से इतने तंग हो जाते हैं। और क्या आप जज के ऊपर लेंगे जो ट्रायल जिसने ठीक तरह नहीं करी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी हम नेसेंट स्टेज में, अभी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर 10 के पायदान है तो अभी हम पहली पायदान पे हैं। अभी हमें बहुत दूर तक चलना है अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने के लिए।
अपने क्रिमिनल जस्टिस को रूल ऑफ लॉ, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, जी। उस तक लाने में। अंत में सर ये बता दीजिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की, इसमें कौन सा ऐसा रूट होना चाहिए जो अगर सुधर जाए तो आगे के लिए सही हो सकता है, जो जड़ है प्रॉब्लम की? प्रॉब्लम की जड़ है एक तो जब डर हो जाएगा कंप्लेनेंट को झूठा केस बनाने में, डर हो जाएगा इन्वेस्टिगेटर को कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है केस खत्म होने के बाद भी, आज से 20 साल बाद भी, उस दिन सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जज को भी जिस दिन ये लग जाएगा कि अगर किसी ने झूठ बोला है तो मुझे उसको भी उसी ट्रायल में उसी समय उसके पास अगर पावर हो कि मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, कंप्लेनेंट के खिलाफ या उस ऐसे गवाह के खिलाफ और पुलिस वाले के खिलाफ जिसने गलत केस बनाया है, उस दिन गलत केसेस, गलत फॉल्स कंप्लेंट्स, और एक केस में भी अगर 10 आदमियों में से 5 आदमी निर्दोष उन्होंने बोले हैं, उसके अंदर भी अगर एक्शन ले लिया जाएगा तो हमारे सिस्टम में केस कम हो जाएंगे, केस की नुआंसेस भी ठीक हो जाएंगे, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और ट्रायल स्मूथली चलेंगे, कम होंगी। और मुझे लगता है कि ये एक सोल्यूशन है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस आवर टाइम। एक्चुअली थैंक यू। हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।